नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। मैं कशिश गौड़ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ टू आवर एक्सक्लूसिव शो युवा, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं युवाओं की, उनके संघर्षों की और उनके सपनों की। आज का युवा करियर की टेंशन, पढ़ाई का दबाव, सोशल मीडिया का प्रभाव, इन सब के चलते एक बेफिक्र मुस्कुराता युवा कहीं खो गया है। इस कश्मकश में वह अपने रास्तों से भटक गया है। आज का हमारा विषय है युवाओं में तनाव प्रबंधन, क्योंकि आज का युवा आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन मन का तनाव कहीं ना कहीं उनकी स्पीड में रुकावट डालता है। पढ़ाई का दबाव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समाज का प्रभाव, समाज का दबाव, पारिवारिक संबंध, रिश्ते, रिलेशनशिप, ये सब कहीं ना कहीं आज के युवाओं को तनाव में डालती है। आज हम जानेंगे कि इस तनाव से निपटा कैसे जाए, कैसे हम अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक दिशा की तरफ मोड़ सकते हैं। इस विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे बीच है एक ऐसी आवाज जिन्होंने हजारों युवाओं को मार्गदर्शित किया है। सिविल सर्विस मेंटर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच मिस्टर देवेंद्र जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं दर्शकों आज का शो विद द यूथ मोटिवेटर देवेंद्र जोशी। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आप 15 वर्षों से युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, उनके एहसासों को महसूस करते हैं, उनके संघर्षों को देखते हैं, तो क्या जैसे रिपोर्ट्स बताती हैं आजकल कि 15 सालों से अब तक का रिकॉर्ड रहा है, पहले की पीढ़ियों में इतना ज्यादा तनाव नहीं होता था, पहले घरों में माहौल शांत हुआ करता था। आज की पीढ़ी ऐसे किस संदर्भ में घुस गई है जो इतनी ज्यादा तनावग्रस्त रहती है? वो जो चमक जो युवा में हुआ करती थी वह कहीं ना कहीं ढलती जा रही है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट का मैं हवाला देना चाहूँगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, जो कि इस विश्व में एक बड़ी युवा आबादी वाला देश है, वहाँ के लगभग 40% युवा गंभीर तनावग्रस्त हैं। और आपने जब पीढ़ियों की बात की तो मैं बताना चाहूँगा कि समय और परिस्थिति बदलने के साथ में पीढ़ियों का तनाव है और उसका जो आयाम है वो भी लगातार बदलता रहता है। हम 3 मुख्य बातों पर अगर फोकस करें, सबसे बड़ा जो तनाव है वो करियर है। जी सर। आज से 10-15 साल पहले जहां गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट सेक्टर में युवा अपना भविष्य देखता था, वहीं आज का दौर स्टार्टअप का है। नो डाउट नई नई संभावनाएं, लेकिन वहां तक जाने के लिए उसे कई प्रकार के स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरी हम बात करें तो वो है पर्सनल रिलेशन की। आज से 10, 15, 20 साल पहले जहां अरेंज मैरिज समाज में एक आयाम स्थापित किए हुए थी, लव मैरिजेस का भी प्रचलन शुरू हुआ था, लेकिन आज का जो दौर है वो इतना बदल चुका है कि लिव इन रिलेशनशिप की बात होती है। और इससे भी आगे अगर मैं आज की बात करूं तो बॉडी काउंट्स को लेकर युवा इतने सजग हैं कि इस मुद्दे पर बहस होती है। जी सर। और तीसरी अगर बात करते हैं तो वो सामाजिक संबंधों की। आज से 15-20 साल पहले ये था कि मेरी समाज में इतने सारे दोस्त हैं, वहाँ मेरी उठ बैठ है, मेरा समाज को ये योगदान। आज सोशल मीडिया के लाइक्स, फॉलोवर्स और शेयर्स की बात होती है। बिल्कुल सर, आजकल युवा, और हम देखें चाहे युवा हो चाहे कोई भी पीढ़ी हो, अपने फॉलोअर्स के जरिए ही अपना सम्मान ज्यादा प्रकाशित करना चाह रही है। जी। मद्द भागवत गीता के 16वें अध्याय में युवाओं को लेकर जो बात कही गई है वो आज के इस दौर में बिल्कुल सटीक बैठती है कि युवा किसी भी देश और समाज का भविष्य है। उन्हें बिल्कुल हरफनमौला और जिंदा दिल होकर के समाज और देश को योगदान देना चाहिए। बिल्कुल। भारत जब विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, इसे और आगे ले जाने के लिए, देश को और आगे बढ़ाने के लिए, एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए युवाओं का योगदान सबसे ज्यादा जरूरी है। देवेंद्र, आज हम देखते हैं 6ठी कक्षा से ही, बहुत छोटे स्तर से ही बच्चों को IAS, नीट जैसी पढ़ाइयों में दाखिला दिला दिया जाता है। डमी का प्रभाव आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि बच्चों के साथ में ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ है? उनका बचपन उनसे इस भाग दौड़ में, इस मानसिकता में कि हमको कामयाब होना है, जल्दी सक्सेस पाना है, छीना जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ज़रूरी मुद्दा उठाया है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कई सारे राज्य सरकारों ने कोचिंग्स को लेकर के गाइडलाइन जारी की है। उसमें स्पष्ट निर्देश है कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी कोचिंग में नहीं जाएगा। लेकिन आज समाज में जो अपने बच्चे को सफल करने की, इस अंधी दौड़ में सबसे आगे ले जाने की दौड़ है, उसने कहीं ना कहीं बचपन को
छीन लिया है। मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मोला, जी सर। चिड़ियों को दाना बच्चों को गुड़ धानी दे मोला, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, इन सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मोला, थोड़ी नादानी दे मोला। बहुत खूबसूरत पंक्तियां कही आपने सर। देवेंद्र, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 उस साल की डिटेल्स में हम जाएं तो 13,000 सुसाइड के केस सामने आए हैं, जिसमें से केवल 2,000 तो वो थे जो अपने परीक्षा में असफलता के कारण उन्होंने अपने आप को ये सजा दी और वो इस दुनिया को छोड़ के चले। क्या आप इस बारे में बता सकते हैं कि क्या ये डर इतना बड़ा है कि बच्चे खुद अपने आप को ये सजा देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं? क्या ये डर कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों द्वारा दिया गया है, या समाज का जो प्रभाव है, समाज का जो बोझ हम लेकर चलते हैं अपने कंधों पर, क्या ये उसकी एक झलक दिखाता है? देखिए, एक नेशनल लेवल के सर्वे की बात करते हैं। भारत में हर 1 घंटे में जी। एक युवा सुसाइड का अटेम्प्ट करता है, और हमारे जैसे विकासशील देश के लिए लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जिन सामाजिक परिस्थितियों की आपने बात की वो वास्तव में गंभीर है, और ये जो सुसाइड के अटेम्प्ट्स हैं ये टीन एज से शुरू होकर के युवावस्था में आगे तक चलते रहते हैं। तो सबसे बड़ा कारक ये है कि युवाओं को भविष्य का रास्ता दिखाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ी फिलोसफी की बात है कि कई बार आपके कर्म और नियति आपके भविष्य को तय करते हैं, लेकिन कम से कम हमारा युवा उस भविष्य तक सोचे तो सही। एक परीक्षा में विफल हो गए, या मन माफिक नौकरी नहीं मिली, मन माफिक कारोबार नहीं फैला, और हमने अपना सब कुछ खत्म कर लिया, उसके बाद हम ये नहीं सोच पाते कि हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे वेल विशर्स का क्या होगा। तो आज के इस दौर में मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि काउंसलिंग जो है वो बहुत बड़ा रोल इस मामले में अदा करता है। जी। अगर आपके पास में कोई उलझन है, कोई समस्या है, किसी विपत्ति से आप गिरे तो समाधान भी है, लेकिन वो जो एक कम्युनिकेशन गैप है युवाओं का, वो दूर होना बहुत जरूरी है। आप अपने फैमिली मेंबर से बात करें, आप अपने दोस्तों से बात करें, आप काउंसलर की मदद लें, तो जो नकारात्मक विचार है वो संवाद की प्रक्रिया के द्वारा जब आप बार बार बोलते निकल जाते हैं। बात पर जैसे पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का जो ट्रेंड चल पड़ा है उसमें हम देखते हैं कहीं ना कहीं संस्कारों का आदान प्रदान, जो हम रिचुअल्स और अपने तौर तरीके, हमारी भारतीय संस्कृति जो अपने बच्चों को प्रदान करते थे, वो कहीं खोती जा रही है। तो क्या आप मानते हैं कि सुसाइड में और ये अकेलापन जो आइसोलेट बच्चा फील करता है, क्या ये कोई कारण है जो मेनली ट्रिगर कर रहा है सुसाइड अटेम्प्ट्स को? देखिए, संयुक्त परिवार में रहने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप कई सारे लोगों के साथ पॉजिटिव एडजस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल एक सकारात्मक समायोजन करते हैं। ऐसे में आपके संवाद की संभावना बढ़ जाती है। कभी आपने छोटे भाई बहनों से बात की, उनकी समस्या को दूर किया, कभी आपने अपने दादाजी दादी से बात की, कभी आपने अपने चाचा ताऊ से बात की, तो संवाद की जो प्रक्रिया है वो एक संयुक्त परिवार में चलती रहती है। और आप जब बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो आप अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हाँ जी। फिर आप ये सोचते हैं कि अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो मेरे इस गलत कदम से कितने लोगों का जीवन प्रभावित होगा। बिल्कुल सर। लेकिन आज के दौर में करियर को लेकर, कुछ जॉब्स को लेकर के न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, तो कम से कम किसी भी माध्यम से अपने परिवार से जुड़े रहें तो किसी भी युवा के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम ही होगा। बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर करी हमारे दर्शकों के साथ। देवेंद्र, अक्सर हम देखते हैं कि युवावस्था में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती हैं, चाहे वो पहचान से रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो आप अपनी अकेडमीज में, क्लास में जब आप सेशन लेते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं या कॉमन बातें हैं, तकलीफें हैं, जिससे आज का युवा सबसे ज़्यादा अपने आप को सबसे अलग महसूस करता है और जुड़ाव नहीं ला पाता है कुछ हद तक? देखिए, ज़्यादातर जो समस्याएं हमारे सेमिनार्स में सामने आती हैं उनमें बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि समाज में अकेला होने का डर। जी। साइकोलॉजी ये मानती है कि कोई भी व्यक्ति समाज में अकेला होने से डरता है। जब हम कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करें तो वो चाहता है कि क्लास में वो सबसे आगे रहे हर एक एक्टिविटी में। इसके बाद में जब वो कोई जॉब करे या उसकी एक पर्सनल लाइफ सेट हो या उसका समाज में उसका वजूद है। जी सर। ये सारी कॉमन चीज़ें हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अकेला होना, अकेले होने का डर, और उससे भी बड़ा कारण है कि इस दौड़ में पिछड़ने का डर। जी। तो ये दो चीजें आज के युवाओं में सबसे बड़ा तनाव जनने का फैक्टर है। तो ये चीजें हम कॉमनली देखते हैं, तो उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको कुछ टिप्स दिए जाते हैं कि भविष्य बहुत बड़ा है।
आप जल्दी सफलता प्राप्त करने के चक्कर में अगर इस जीवन को बहुत छोटा मान लेते हैं, संभावनाओं को कम मान लेते हैं, जी। अपनी ताकत को कम आंक लेते हैं, तो ये गलती है। एक फर्स्ट ईयर का बच्चा है, वो ग्रेजुएशन पूरी करता है, उसके बाद वो पीजी करता है, उसके बाद वो पीएचडी करता है, उसके बाद भी स्टडीज हैं, तो एक पूरा एक लंबा समय मिलता है। बिल्कुल सर। लेकिन युवा जब खुद को 1-2-3 साल तक ही सीमित कर लेता है, सफलता जल्दी चाहिए होती है, तो जीवन में बहुत बड़ा काम करने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। तो अकेला होने का डर हम अपने सेमिनार्स में, प्रोग्राम्स में महसूस करते हैं, जो आज के युवाओं का सबसे बड़ा फियर फैक्टर है। देवेंद्र, हम देखते हैं इंसोमिया, अनिद्रा आज का एक मुख्य मुद्दा बन गया है। बच्चे, युवा अक्सर फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, उनका स्क्रीन टाइम 8 to 9 आवर्स तक पहुंच चुका है। साथ ही भूख न लगना, डिप्रेशन, ये तनाव के कुछ संकेत हैं जो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। खासकर युवा और परिवार वाले भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। अचानक से वजन का घटना, बढ़ना, तो ऐसे और क्या संकेत हैं, सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी देती है तनाव से रिलेटेड, और इस पर कैसे हमारे परिवार वाले और हम खुद भी अपने शरीर पर काम कर कर, अपनी मानसिकता पर काम कर कर कैसे इनको सुधार सकते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब तनाव की ओर जाता है तो उसके व्यवहार में बड़ा बदलाव होता है, जी, जो उससे ज्यादा उसके फैमिली मेंबर्स या उसके दोस्त महसूस कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारक ये है कि एक तो वो आई कांटेक्ट कम करने लग जाता है। दूसरा बड़ा कारक है कि उसकी अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और तीसरी जो चीज़ है वो है कि समाज से वो धीरे धीरे कटने लग जाता है। अगर ये 2-3 सिम्टम्स अगर कोई व्यक्ति किसी में देखता है, फैमिली मेंबर अगर देखते हैं, तो उन्हें सचेत हो जाना चाहिए। ये डिप्रेशन में जाने की शुरुआती लक्षण है, और इन्हें रिकॉग्नाइज करने में परिवार और दोस्तों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति समाज से कटने लग जाता है, इसका मतलब वो धीरे धीरे तनाव की ओर अग्रसर है। ये सबसे बड़ा लक्षण तनाव में जाने के लिए युवा एक इंडिकेट करता है। बिल्कुल सर। सर, अभी आपने बताया कि एक तरफ तो समाज से इंसान कट रहा है, दूसरी तरफ उनको डर भी यही है कि मैं समाज से कट जाऊंगा तो मेरी खुद की पहचान क्या रह जाएगी। तो सर, ऐसा क्यों है कि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि समाज क्या कहेगा, दूसरे लोग क्या कहेंगे, और इस दबाव के चलते हमें उनके साथ भी रहना है, उनसे आगे भी निकलना है। ये कंपटीशन का जो सिलसिला चलता रहता है एक इंसान के बीच में और उसकी सराउंडिंग्स में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत एक स्वाभाविक और सामाजिक प्रक्रिया है। जी, हम शुद्ध रूप से सामाजिक प्राणी हैं, और हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं ये भावना छिपी होती है कि मुझे समाज में एक स्थान मिले, मुझे समाज एक सम्मान दे, मेरी समाज में एक विशिष्ट पहचान बने। और ये गलत भी नहीं है, इतना महत्वाकांक्षी तो युवा को होना ही चाहिए। लेकिन इस दौड़ में हम दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना चाहते हैं, हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपनी चीजें थोपना चाहते हैं, और किसी भी प्रकार से ये इनके प्रकार इस दौड़ में हम आगे रहना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तनाव का एक कारक बनता है। समाज के कुछ नियम है कि हमें आपस में सहयोग करना चाहिए, हमें एक दूसरे की भावनाएं साझी करनी चाहिए, और हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये 2-3 चीजें अगर जीवन में अपना लें तो समाज हमें सपोर्ट करेगा, और हमें कोई भी चीज है वो बर्डन नहीं लगेगी। तो आज के युवाओं को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, आपने अभी आंखें चुराना, समाज से दूर हटना, तो ऐसे लक्षण हम ज्यादा जल्दी से नहीं नोटिस कर पाते हैं, तो और इसके अलावा हम क्या करके पता कर सकते हैं, और उन पर क्या इलाज है इनका? कैसे आप उनको महसूस करा सकते हैं कि हम उनके साथ हैं जो डिप्रेशन में हैं, जो तनाव में हैं, उनको कैसे खुश रख सकते हैं, और खुद युवा अपने लिए, खुद के लिए क्या कर सकता है इस विषय? देखिए, कुछ ऐसे उपाय हैं जो एक युवा को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। अक्सर मैं कहा करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में जाता है, लोगों से मिलता जुलता है, अपनी भावनाएं आदान प्रदान करता है, तो कहीं ना कहीं उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सर। दुख है, खुशी है, वो साझा करने से प्रभावित होती हैं, आपके व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं। तो मनुष्य का सामाजिक होना बहुत जरूरी है। अब सामाजिकता से आज हम कैसे जुड़ें, क्योंकि आज से पहले का समय अलग था, लोग बिना किसी मतलब के भी पास बैठ जाया करते, लेकिन आज समय एक बड़ा फैक्टर है, और कहीं ना कहीं आज का युवा ये देखता है कि भाई इस व्यक्ति से अगर मैं संपर्क रखता हूं तो मुझे फायदा क्या होगा। तो समय जैसा भी है हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। हम खेल के माध्यम से, हम कुछ सामाजिक आयोजनों के माध्यम से, हम कुछ जॉय ऑफ गिविंग जैसी चीजों के माध्यम से, जैसे प्लांटेशन हम कर रहे हैं, हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इन चीजों के माध्यम से हम समाज में जुड़ सकते हैं। और समाज कहीं ना कहीं हमें वो
खुशी देगा, जैसे जॉय ऑफ गिविंग एक बड़ी भावना है। अगर आप लगातार समाज को कुछ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन का एक बड़ा तत्व है, तो आपको अच्छा लगेगा, आप तनाव से बहुत ऊपर चले जाएंगे और आप हर चीज को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे, बर्डन आपको जीवन में कुछ लगेगा नहीं। जॉय ऑफ गिविंग सिलसिला आजकल स्कूलों में भी शुरू हो चुका है, जहाँ पे हम अपने घर से कुछ सामान समाज में बांटते हैं, उन वर्गों में बांटते हैं जिनको इनकी आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये ज़रूरी है कि हम समाज से जुड़ाव बनाएं। जी, आपकी कोचिंग में बहुत से युवा आपको मिलते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, तो आप ऐसा कोई मुझे बताएं, कोई इंसिडेंट बताइए या कोई स्टोरी जो बिल्कुल आपके दिमाग पर भी उसने प्रभाव डाला हो और आप उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया के आगे पेश करते हैं। देखिए आज कंपटीशन का दौर है जी। कोचिंग में बहुत से बच्चे तनाव को महसूस करते हैं, बिल्कुल। तो हम सिंपली एक चीज कहते हैं, यू शुड स्पीक आउट द थिंग्स। जो भी आपके दिमाग में विचार है आप लोगों से साझा करिए, इससे तनाव दूर हो जाता है। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। एक मेरा स्टूडेंट है जो अभी सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट है, अभी वो ट्रेनिंग उसकी चल रही है जी। तो उसके ग्रुप में मैंने एक चीज महसूस की, उन 8-10 लोगों का एक ग्रुप था, वो लोग पढ़ते थे। तो उस ग्रुप के अंदर एक लड़का था जो हमेशा खुश रहता था जी। उसमें जिंदा दिली भी बहुत थी। तो मैंने उससे पूछा क्या कारण है, तो उसने एक बड़ी रोचक बात बताई जो शायद एक बड़ा मैसेज आपको देगी। उसने कहा कि सर मैं रोज रात को खाना खाने के बाद अपनी मदर से बात करता हूँ और अपनी मदर को बताता हूँ कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया। मैंने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा, मैंने हिस्ट्री में क्या पढ़ा, मैंने पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा, मैंने साइंस टेक में क्या पढ़ा, मैंने करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा। जी। और आधा पौना घंटा मैं मदर से बात करता हूँ, फिर मैं रात को सो जाता हूँ और मैं बिल्कुल तनाव नहीं लेता हूँ। तो मैंने पूछा आपकी मदर एजुकेटेड है या टीचर है, उसकी बातों से लगा। उसने कहा कि नहीं सर, मेरी मदर तो लिटरेट भी नहीं है। उसके शब्दों में था कि मेरी मदर अनपढ़ है। तो फिर मैंने उससे पूछा फिर आप क्या साझा करते हैं? बोले सर मेरी माँ से जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला मेरा उत्तर है कि मैंने खाना खा लिया, मेरी माँ इससे खुश हो जाती है। उसके बाद में मैं मेरी मदर को बताता हूँ कि मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े, तो मेरी मदर कहती है कि बहुत अच्छा, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है, तुम जल्दी सफल हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे आत्मविश्वास से भर देती हैं। जी सर। हम जब संवाद करते हैं तो हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारा वेल विशर हो। भावनाएं चीजें आगे जाना मैटर नहीं करती हैं, मैटर ये करता है कि हम अपनी भावनाएं किससे साझा कर रहे हैं। और उसने बड़ा इमोशनल होकर कहा कि सर एक माँ से ज्यादा किसी बच्चे का वेल विशर कौन होगा। और इसी एक संवाद की प्रक्रिया ने मुझे तनाव से दूर रखा है। और जब उसकी बहुत अच्छी रैंक आई तो उसने कहा कि मेरी सफलता में सबसे बड़ा रोल मेरी माँ का है। तो इस एक केस स्टडी के माध्यम से मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी अपने से रेगुलर संवाद करते हैं, तनाव आपका खत्म हो जाएगा। और आज की पीढ़ी से मेरी शिकायत भी है, हम थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, हम कोई डिग्री हासिल कर लेते हैं, हम छोटी मोटी अचीवमेंट ले लेते हैं और अपने माँ बाप को कमतर आंकने लग जाते हैं। याद रखिए, उन्होंने आपको पैदा किया है, आप पर उनका हक भी है, आपकी भावनाएं भी उनकी साझी बननी चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। जी सर। सर ये तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। कभी कभार माँ बाप भी अपने बच्चों से एक नकारात्मक बिहेव करते हैं जो थोड़ा अगेंस्ट रहता है, जो उनको पसंद नहीं आता है। ये हमने केस सुना पॉजिटिविटी का, जिसके अंदर जी आपने बताया। तो ये पॉजिटिवनेस हमें हर जगह देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति इस दुनिया के जाल में, इस तनाव वाले जाल में फंस गया है। तो आप क्या मानते हैं कि बिल्कुल जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि पौधे को जब पानी दे रहे हैं तो आप अच्छा बोलेंगे तो वो और खिल उठेगा, उसमें और सुंदर फूल खिलेंगे, और उसी तरह आप बिन मन मार के उसके अंदर कुछ काम करेंगे तो वो बिल्कुल वैसा फल नहीं दे पाएगा। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसको भी एक बहुत ज्वलंत उदाहरण से बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक पेरेंट मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए अपने बच्चे को लेकर के। जी। उन्होंने 2-3 बार एक शब्द का यूज किया, बोले हम चाहते हैं कि ये बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करे, बड़ा होकर हमारा नाम जग में करे, बड़ा होकर हमें समाज में पहचान दिलाए। जी। काउंसलिंग के बाद मैंने बच्चे को तो बाहर भेज दिया, उनको रोका। मैंने कहा सर आप सिर्फ बच्चे को एक माध्यम बना रहे हैं जी। कि एक जरिया है जिससे हमारा समाज में नाम रोशन हो, जिससे हमें अच्छी इनकम हो, जिससे लोग हमें पहचाने। तो आपने अपने बच्चे को माध्यम बना दिया, थोप दिया आपने अपनी चीजों को। तो कहीं ना कहीं बच्चे पर बहुत बड़ा दबाव है कि मैं कुछ भी करूंगा तो मेरे माँ बाप का रिलेशन इस चीज से सुधरेगा। तो ये चीजें भी हैं। और माता पिता में ये जो गुण है वो कहीं ना कहीं समाज के द्वारा आते हैं, क्योंकि हमने आज अपने बच्चों को प्रोडक्ट बना दिया है जो हमारी इच्छाएं फुलफिल करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा
फैक्टर तनाव का है जो हम महसूस करते हैं। सर, आपकी कोचिंग में बहुत से बच्चे आते हैं, एक वन टिप प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप उन्हें देते हैं कि कैसे तनाव से दूर रहकर खुद को तरोताजा, फ्रेश और एकदम मुस्कुराता हुआ नौजवान युवा कैसे दिखलाया जा सकता है, कैसे मन में वो शांति फील की जा सकती है, इस विषय पर आप बताएं। देखिए, एक मैं टिप हर युवा को देता हूं जो हजारों विद्यार्थियों द्वारा अपनाई गई, वो है रेगुलर डायरी लिखना। आप एक डायरी ले आएं और रात को सोने से पहले ईमानदारी से उसमें लिखें कि मेरा जो टारगेट है उसको पाने के लिए आज का दिन कितना मददगार साबित हुआ, आज मैंने क्या सीखा, क्या मुझसे आज गलती हुई, क्या मेरा फ्यूचर प्लान आज के इस क्रियाकलाप से प्रभावित हुआ। अगर आप ईमानदारी से डायरी लिखेंगे तो अपने आप को एक अनुशासित जीवन में पाएंगे, और इससे बड़ा आई थिंक मंत्र कोई हो नहीं सकता है। बहुत से विद्यार्थियों ने इसे रेगुलरली ईमानदारी से अपनाया और वो आज अपने जीवन में सफल है। आपके सारे कार्य, आपकी सारी भावनाएं, आपकी सारी नकारात्मकता, आपकी सारी फ्यूचर प्लानिंग उस डायरी का पार्ट होना चाहिए। ये लिख करके देखिए, मैं दावा करता हूं आपके जीवन में एक डायरी बहुत बड़े मित्र की भूमिका निभा सकती है। अक्सर जब हम अपनी भावनाएं एक पन्ने पर उतार कर उन्हें बाद में पढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ साल पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ, और वो जब आपको एक झलक दिखती है अपने अतीत की, अपने आप की, तो आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद पर भी और खुद के परिश्रम पर जो आपने किया। सर, तनाव से रिलेटेड हम जो बात कर रहे हैं टॉपिक पर, आप क्या महसूस करते हैं कि मोटिवेशनल लाइन सुनना, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड में है, हम देखते हैं यूपीएससी लीडर्स हो गए, एस्पिरेंट्स, सब हर कोई रील्स देखने में, फॉलो अप करने में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। इन सर का ये अपडेट है, इस कोचिंग से हमें आज ये सीखने को मिला, आज सर ने हमको ये टिप्स दी। तो क्या आप मानते हैं कि ये टिप्स कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए दबाव का कारण भी बन जाती हैं, और क्या सिर्फ मोटिवेशनल रील्स देखना, मोटिवेशन सुनना ही सब कुछ है, या तनाव से ऊपर उठने के लिए हमको एक एक्शन प्लान की जरूरत है? देखिए, जो भी विचार हम सुनते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उनका प्रभाव तो रहता है। बिल्कुल। तो कहा भी जाता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना चाहिए, सकारात्मक विचार सुनने चाहिए, और एक बहुत बड़ी एक ब्रह्मांड की ऊर्जा भी है। जो विचार आप सुनते हैं, जो बातें आप बोलते हैं, उसका आपके जीवन पर फर्क पड़ता है। जी सर। लेकिन सिर्फ सुनने मात्र से ही चीजें दूर नहीं होती। बिल्कुल। मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे एक मीर साहब का शेर है, उनका कहना है कि सैर कर दुनिया की गाफिर, ये जिंदगानी फिर कहाँ। बिल्कुल सर। अगर जिंदगी रही तो ये जवानी फिर कहाँ। जो युवा अपनी जवानी के दिनों में जितना ज्यादा घूमता है, जितना ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स को विजिट करता है, वो न केवल ज्योग्राफिकल लैंडस्केप्स को अलग अलग देखता है, बल्कि लोगों का रहन सहन का स्तर, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनके सोचने का स्तर, जीवन के प्रति उनका नजरिया, ये सब देखता है, तो उसका अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। बिल्कुल। मैं अक्सर जो युवा तनाव में होते हैं उनको मैं पर्यटन की सलाह देता हूँ। वो जब वहां से जाकर के आते हैं उनका स्ट्रेस भी दूर हो जाता है, और कहीं ना कहीं एक नया विचार अपने दिमाग में वो लेकर के आते हैं। तो लगातार आपको नए नए स्थानों पर घूमना चाहिए। आप दूर नहीं जा सकते हैं तो आप 20-30 किलोमीटर का कोई दूसरा शहर ही चेंज कर लीजिए, उससे भी फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि प्रकृति से जब आप जुड़ते हैं तो प्रकृति आपको ताकत देती है। इसके अलावा जॉय ऑफ गिविंग की बात हम कर चुके हैं। अगर आप रेगुलरली संगीत भी सुनते हैं, स्पेशली अभी एक रिसर्च हुआ है एक बड़ी संगीत की संस्था के द्वारा, तो जो युवा गजलें और पुराना मधुर संगीत सुनते हैं उनके जो शरीर में डोपामाइन नामक हार्मोन की अधिकता देखी गई है, और ये हार्मोन आपको खुशी देता है, और जब खुशी आ जाती है तो तनाव दूर हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल उपाय भी आपको अपनाने पड़ेंगे। आपको अपने दोस्तों से लगातार बात करनी पड़ेगी, आपको अपने काम के बीच में ब्रेक भी लेना पड़ेगा, आपको कभी कभी प्रकृति के बीच में भी जाना पड़ेगा। एक उपाय और हम अपनाते हैं, जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, आप चुपचाप अपना फोन साइलेंट मोड पर करके प्रकृति गोद में जाकर के बैठ जाओ। कोई नदी बह रही है, किसी झरने के पास आप बैठ गए, किसी पहाड़ में आप चले गए, किसी रेतीले टीले पे आप चले गए, आप आधा पौना घंटा वहां एकदम आराम से बैठो। मैं कहता हूं प्रकृति आपको आत्मसात करने लग जाती है, प्रकृति आपको खुद मैसेज देती है कि आपको आगे क्या करना है। ये एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है जिससे भी युवाओं को जुड़ना चाहिए। तो धरातल पर काम करेंगे तो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल उनके जीवन के लिए रहेगा। सर, कुछ पॉइंट्स आपने दिए, टूरिज्म, सॉफ्ट स्किल्स जैसे ड्रामा, म्यूजिक, ये सब बहुत हद तक युवाओं को मदद करता है, और हम खुद भी अपने जीवन में महसूस करते हैं कि जितना ज़्यादा कनेक्शन हम संगीत से, इन सब चीज़ों में महसूस करते हैं, प्रकृति से महसूस करते हैं, वो शायद हम
उन इंसानों में, उस समाज में कम ही महसूस कर पाते हैं। और कभी कभी एक अच्छा मित्र होना भी एक बहुत बड़ी ताकत बताई जाती है, जिन पर आप पूरा संपूर्ण भरोसा कर कर उन्हें अपने मन की भावनाएं बता सके। तो ये भी बहुत ठोस बात है और एक अच्छी कहते हैं सर कि दोस्त कम होने चाहिए पर अच्छे होने चाहिए जी। तो इस पर आपका क्या विचार? देखिए, दोस्ती हमेशा लाइक माइंडेड लोगों से ही होती है जी। और आज के दौर में दोस्ती की परिपाटी भी बदल रही है, परिभाषा भी बदल रही है। आज का जो युवा है अपने वर्क फील्ड से रिलेटेड लोगों से ही दोस्ती करता है ताकि उसे आगे बढ़ने में मदद भी मिले। हमने कृष्ण और सुदामा का उदाहरण देखा है, वो निस्वार्थ दोस्ती थी। तो आज के दौर में अगर आपको ऐसा दोस्त मिलता है तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। अदरवाइज एक दूसरे का सहयोग करके, चाहे आप सेम प्रोफेशन में हो, आप किसी कंपटीशन के दौर में हो, आपस में अगर सहयोग करेंगे तो दोस्ती से बड़ा रिश्ता आई थिंक दुनिया में है नहीं जो आपकी मददगार साबित हो सके। और ये मित्रता किसी से भी हो सकती है, चाहे वो माता पिता हो, आपके मेंटर हो, आपके दोस्त हो, आपके हम उम्र साथी हो। देवेंद्र, आपके हिसाब से सफलता का एक फॉर्मूला, जिसे हम कह सकते हैं देवेंद्र जोशी सक्सेस फॉर्मूला, तो वो क्या हो सकता है जो आप प्रैक्टिकली अपने कोचिंग सेंटर्स में भी बताते होंगे, अपने जितने भी छात्र हैं आपके? तो एक ऐसा फॉर्मूला जो कि हर एक युवाओं के लिए, सब युवाओं के लिए, सब लोगों के लिए कारगर साबित हो। देखिए, सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं जी। हम अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात करें तो एक श्रृंखला है, व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र। बिल्कुल। कोई व्यक्ति हो सकता है अपने आप को सफल करने के लिए काम करे कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो, मैं किसी बहुत बड़े पद पर पहुंच जाऊं। कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं, मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है, वो भी ठीक है। कोई व्यक्ति इससे आगे बढ़कर सोचता है कि नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। और सबसे बड़ा दायरा अगर कोई सोचे मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो इस श्रृंखला के अंदर कोई व्यक्ति कहीं भी फिट होता है, कहीं भी अपने जीवन को चरितार्थ कर सकता है, तो मुझे लगता है ये सफलता होगी। और हर व्यक्ति के लिए इसके मायने अलग अलग भी होते हैं। देवेंद्र, हमारी गवर्नमेंट यूथ के लिए बहुत कुछ करती है, बहुत सी पॉलिसीज लेके आती हैं, वैकेंसीज निकालती हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम यूथ के लिए हमारी सरकार कर सकती है, जो उनके डेवलपमेंट में, उनके स्किल डेवलपमेंट में, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट में किस तरह से कारगर साबित हो सकती है? देखिए, आज भारत सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी स्किल्स को महत्व दिया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसमें क्रिएटिविटी को महत्व दिया जा रहा है, स्पोर्ट्स को महत्व दिया जा रहा है, नए नए इनोवेशंस को महत्व दिया जा रहा है। तो युवाओं के लिए आज बहुत ज़्यादा अवसर मौजूद है। इसके अलावा MSME है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप मिशन है, खेलो इंडिया है। तो युवा जिस भी फील्ड में काम करना चाहता है, आज सरकारें उसके लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध करवा रही जी। तो आज के युवा के सामने संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, बस अपने गुण को पहचानना है और उसको एक मिशन बनाकर काम करना है। अनंत संभावनाएं हैं। लोग कहते हैं कि आज का दौर बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूं आज के दौर में जितनी संभावनाएं हैं उतनी शायद आज से पहले कभी भी नहीं थी। आप दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में रहते हैं जी। आज आप दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक हैं। आपके पास हर प्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी, और क्या चाहिए? बिल्कुल। तो युवाओं के सामने असीम संभावनाएं हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके हमारे दर्शक बिल्कुल ये पहचान गए हैं, जान गए हैं कि तनाव से बचने के लिए एक अच्छी सोच, एक अच्छी दिशा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके जरिए आप मुश्किल से मुश्किल काम में भी सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र। हम उम्मीद करते हैं आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, हमें इंस्पायर करते रहें। प्रिय दर्शकों, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ कर दिखाने का हुनर होता है। इसी के साथ हम अपना शो समाप्त करेंगे आज, और बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी हमारे साथ आज यहाँ आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं बिल्कुल, आपने जो भी बात बताई है, पॉइंट्स बताए हैं, ये बिल्कुल हमारे दर्शकों के लिए कारगर साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए DD राजस्थान। मैं कशिश गौर फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और बुलंद रहिए, क्योंकि आपकी उड़ान अभी बाकी है। धन्यवाद।